नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का टीटी फैमिली में, शिक्षकों के परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की क्लास है। क्लास नंबर ये आपकी 10 है बाई जायसवाल सर। जी हाँ, क्लास नंबर 10 की बात करेंगे। इस क्लास नंबर 10 में हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और पार्ट नंबर ये आपका 10 है। इसके पहले हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथ ही साथ फ्री नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक दे दी गई। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम पहला जो प्रश्न होता है हमारा, पिछले क्वेश्चन का हमारा मॉक क्वेश्चन होता है, पिछले क्लास का हमारा मॉक क्वेश्चन होता है। तो कल हमने आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दिया था कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आया है, शिक्षक बंधुओं का। फ्रोबेल, WH किलपेट्रिक, मिस हेलेन परखस्ट या डाल्टन। जी हाँ, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सभी लोग बताइए। देखिए, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है, इस प्रश्न पर यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है आपका, क्या होता है, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, क्या होता है, डाल्टन शिक्षण विधि किसने प्रतिपादित किया, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। ठीक है, तो डाल्टन शिक्षण विधि या डाल्टन प्रयोगशाला योजना, ये भी दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग मत समझ लीजिएगा। डाल्टन शिक्षण विधि कहें या डाल्टन प्रयोगशाला योजना कहें, इसका प्रयोग हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डाल्टन स्थित विद्यालयों में प्रारंभ की। इसी विधि के 2 सिद्धांत थे आपके। पहला, विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा देना। दूसरा मुख्य सिद्धांत है, बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक चाहे वह अध्ययन करने देना। ठीक है, ये कहलाता है आपके विश्वविद्यालय के प्रारंभ किया आपके, उसके जो मुख्य 2 सिद्धांत थे, हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, निगमन के, आगमन के, अंतर्दर्शन के, बहिर्दर्शन के। देखिए, ये सोपान आपके दिए गए हैं, लेकिन क्रम में हमें यह पता चल गया, पहले उदाहरण एग्जाम्पल दे दिया गया, अर्थात आगमन विधि की बात करें। पहले यहाँ पे उदाहरण या नियम दिया होता है, निमीकरण यहाँ पे देखिए बाद में दिया गया है, तो उदाहरण से नियम की ओर हो गया, तो ये क्या हो जाता है, आगमन विधि होती है। अगर यहीं पर मान लीजिए आपका उदाहरण की जगह मान लीजिए यहाँ पे नियम दिया होता, निमीकरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, बाद में उदाहरण होता, तो फिर ये कौन सी विधि हो जाती, किस विधि को सोपान हो जाते, फिर ये निगमन विधि के हो जाते। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये आगमन विधि के हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक क्या होता है, अनेक विशिष्ट उपकरणों के आधार पर सामान्यीकरण का प्रयास करता है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर करेंगे। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होती है, मॉन्टेसरी होती है, खेल विधि होती है, किंडरगार्टन होती है, या ये सभी होती हैं। देखिए, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था की बात की जा रही है। इस अवस्था में जो उत्तम शिक्षण विधि होती है वह मॉन्टेसरी विधि भी होती है, खेल विधि भी होती है और किंडरगार्टन विधि भी। ये तीनों विधियों की बात करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, नीचे कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। और ये भी जानते होंगे जो किंडरगार्टन खेल विधियाँ हैं, इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्लेवे स्कूलों में अपनाई जाती है। ये भी नाम आपने सुना होगा, शायद प्लेवे स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, TP नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मोंटेसरी ने किया था। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है TT एग्जाम को
फतेह करना। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन, शिक्षक बंधु, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए साथियों, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है, इसका जो प्रतिपादन है सभी लोग जानते हैं। जब भी किंडरगार्टन का जिक्र होता है, फ्रॉबेल का जिक्र आता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। पिछले पृष्ठ पर हम आपको बता चुके हैं, पिछले क्लास पर हम आपको बता चुके हैं। अर्थात फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है, फ्रॉबेल का कहना है। नोट कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न का अर्थ आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुशंदों में अनुप्रयोग करने, सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। इन साथ ही साथ प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम में संशोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, इससे शिक्षक जो होते हैं आपके अभिभूत होने की कम संभावना होती है। देखिए, अंतःविषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहुशंदों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। और जब आपको पता है, जब भी अवसर शब्द आता है, पॉजिटिव ऑप्शंस माना जाता है, सकारात्मक ऑप्शंस माना जाता है। और सर्वोत्कृष्ट लाभ दिया गया है, ये पॉजिटिव और सकारात्मक प्रश्न था, इसके लिए हम उसी प्रकार का ऑप्शन खोज करेंगे। पी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, छठवां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इंटरेस्टेड रूप में आपको कमेंट भी करना है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करने की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, बीजों का अंकुरण जो है संकल्पना के शिक्षण की सबसे जो प्रभावी पद्धति कहलाती है, वह विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति हो जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होती है, प्रयास एवं भूल विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है या खेल विधि होती है। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि मानी जाती है, वह सबसे बेहतरीन मानी जाती है आपकी खेल विधि। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उसको सहायता करता है। स्वाधिगम मॉडल सहायता करता है, विभेदित निर्देश हो गया, पाठचर्या का विस्तार हो गया, संज्ञानात्मक वर्गीकरण हो गया। तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जो जूझ रहे बच्चे होते हैं, उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। किसकी सहायता से करता है? तो स्व अधिगम मॉडल का सहायता करता है। जी हाँ, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे जो बच्चे होते हैं, उनकी जो प्रतिभाएं होती हैं या उनकी जो प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उसको जो है स्व अधिगम मॉडल सहायता उसमें फिर करता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है और इसी आधार पर सरकारें खुला विद्यालय एवं खुला विश्वविद्यालय की स्थापना करती हैं, ताकि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल होता है। तो ये कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन कहलाता है, दमन कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी कमेंट करके यहाँ पे बताइए। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। देखिए, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान, प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना जो शामिल कहलाता है, वह आपका परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमेयकरण हो जाएगा। देखिए, परिमेयकरण या औचित्य स्थापन के द्वारा किसी भी कार्य व्यवहार को तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और इस युक्ति का प्रयोग तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तनाव को कम करने के लिए किया जाता है।
अगला जो टॉपिक रहेगा शिक्षा में विद्यालय, शिक्षक, परिवार एवं समाज के योगदान से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पर, उन्हीं से रिलेटेड हम आइए प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, कौन कौन सा आप लोगों का सही होगा। साथियों, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होगा और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक जो है सामग्री भी मौजूद होगी। तो अर्थात जो डी ऑप्शन दिए गए ABC तीनों हमारे सही हो जाएंगे। आइए बात करेंगे 11वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का, प्रत्येक शिक्षक बंधु का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमन करते हैं। जी हाँ, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित होता है क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारक या अन्य कारकों की बात करेंगे। देखिए, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना की बात करेंगे। छात्रों में अधिगम को जो प्रभावित करती हैं, वह जो पहलू होता है, वह जो श्रेणी होती है, वह किससे संबंधित होती है? वह सामाजिक कारक से संबंधित होती है। यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, तो यह पहलू सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, सामाजिक कारक श्रेणी के अंतर्गत आता है। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न, जो कि सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को फीडबैक करना है कि RTE एक्ट, कल हमने देखे RT एक्ट जो आपका होता है, RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उससे संबंधित हम लगभग 50 प्रश्न किए हैं। आई होप आई बटन पे लिंक भी दे दिए गए हैं, तो इन स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो बहुत ही देखेगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक TT एग्जाम में 150 में से कभी कभी 2-3 प्रश्न, कभी कभी 4-5 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। वो सारे हम प्रश्नों को बात करें, वो सारे कंसेप्ट को हम उस वीडियो उस क्लास पर बात किए थे। ठीक है, तो RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे का होता है? तो अगर आपने कल की वीडियो देखी, कल की क्लास, तो आपने कमेंट कर दिया होगा 45 घंटे। सी ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तो आप अपने मन में सोचिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होता है? छात्रों की समस्या का समाधान और उनकी उत्सुकता को शांत करना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, या हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम का समय पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होता है, या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। साथियों, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पे कौन सा रहता है? देखिए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना बहुत महत्वपूर्ण है, और आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, आराम शब्द यहाँ पे निगेटिव माना जाता है, लेकिन जगह मतलब क्या? आराम का मतलब क्या होता है कि विराम से संबंधित है। कहीं लगातार अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो विराम लेना, जिससे वो क्या होता है, बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर होगा? देखिए, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, और वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। इसलिए हमने डी ऑप्शन की बात किया।
अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, या वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। साथियों, इनमें से जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन कर रही है, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। हमने चारों ऑप्शन को पढ़ा, जांचा, परखा और फिर हमने तैयार किया कि कक्षा में जो है पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका का अच्छा वर्णन है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं शिक्षक और छात्रों का मार्गदर्शन करती है, दोनों का करती हैं, शिक्षक और छात्र का भी, और एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित भी करती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं, जी हाँ, बच्चों में जो है अधिगम को सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो कौन सा ऑप्शन होगा? कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण चित्रों का उपयोग करके विषय को व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या साथियों शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना। और हमने हमेशा बताया कि जब भी मदद की बात करती है, मदद करने की बात की जाती है, बालक बालिकाओं की मदद करने की बात की जाती है, वो ऑप्शन सर्वोपरि आ जाता है, इसलिए डी ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग होता है। अधिगम में सुधार मतलब मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग कहलाता है, अधिगम में सुधार होना। इसलिए शिक्षक जो होते हैं बच्चे का अच्छा निष्पादन कर सकें, इसलिए यह विधि अपनाई जाती है। किसकी बात करेंगे, सभी लोग बताइएगा। अधिगम में सुधार मूल्यांकन की बात करेंगे। अगला, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण कर सकता है, कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, या दत्तकार को ध्यानपूर्वक जांचना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना। जी हाँ, सभी कमेंट करना। अब की बार सिलेक्शन की बारी है, क्योंकि तैयारी लाजवाब आपकी है। जी हाँ, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वह बेहतर और प्रभावी शिक्षक कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर प्रश्न, 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी। जी हाँ, जब आप शिक्षक बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती होती है विद्यार्थियों से उनका गृहकार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। देखिए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आपके प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक शिक्षक में क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, आनंदप्रद बनाना जिससे बच्चे रुचि ले सके। ठीक है, बच्चे रूठे नहीं, उठे नहीं, उसमें रुचि लें, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका शिक्षण कार्य उबाऊ न लगे, छात्र कक्ष में शांतिपूर्वक शिक्षण ग्रहण कर सके, इसलिए आनंदप्रद जो है शिक्षण अधिगम को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है कि कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप की बात करेंगे। साथियों, एक सजीव कक्षा में स्थित जो है, ठीक है, सजीव कक्षा से समझ गए होंगे, कहते हैं ना कि बिल्कुल कक्षा में शांति है, एक निर्जीव लग रहा है, सजीव एकदम सकारात्मक, बच्चों में मोटिवेशन है, बच्चों में उत्सुकता है, शिक्षक में उत्सुकता है, वह हमारी कक्षा सजीव कक्षा कहलाती है। और उस कक्षा में सबसे अधिक संभावित क्या हो सकता है? शिक्षक छात्र वार्ता हो सकती है। सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है साथियों, छात्रों की उत्सुकता का समाधान आसानी से हो सकता है और कक्षा का वातावरण जो है प्रजातांत्रिक रहता है।
इस क्लास का 20वां प्रश्न है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए या शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। साथियों, विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को तभी सुधारा जा सकता है जब अभिभावक को उत्साहित किया जा सके। किस प्रकार से? शिक्षकों के बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे, क्योंकि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इससे जो होता है, अभिभावक अपने बालक के विकास को जान सकता है और अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसलिए आजकल विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। इसका रीजन यही है। किसकी बात करेंगे? अकादमिक निष्पादन को सुधारने की बात करेंगे। और आइए जान लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन क्या है। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं होता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या संसाधनों की उपलब्धता। ये आपको कमेंट करना। जी हाँ, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है शिक्षक से संबंधित ही नहीं है, वह आपको ऑप्शंस नीचे कमेंट करके बताना है और फीडबैक करके बताना है। टॉप 20 में से आपका फीडबैक क्या है अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन का आपका फीडबैक क्या है अवश्य बताइएगा। जयसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का, आपके मॉक क्वेश्चन के कमेंट का, फीडबैक का, ठीक है, कमेंट का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, जल्द मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।